लेट टू नॉन कोप्लानर प्लेन्स, पहला प्लेन बोल दिया आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू आपका क्या d1 एंड r2 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2। तो क्या आ जाएगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्या होगी ए लाइन फॉर्म बाय द आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन कोप्लानर प्लेन, वो आपकी क्या हो जाएगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने बोला लेट टू नॉन कोप्लानर, लेट टू नॉन पैरेलल प्लेन्स आर r dot n1 is equals to d1 and r dot n2 is equals to d2, then the line of intersection of plane, then the line of intersection of plane will be parallel to both of the plane, then line of intersection of the plane will be perpendicular to both of the plane। then DCS बोलो या फिर DCR बोल दो, दोनों एक ही बात से चल जाएंगे। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन is given by n1 vector cross n2 vector, n1 cross n2 vector से उसे DCS देंगे। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आईटी में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, आईटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। मैं पहले वो क्वेश्चन करा देता हूं। बच्चों पढ़ रहे हो ना तुम लोग, आवाज आ रही है ना? तुम रिस्पॉन्ड करो एटलीस्ट, मुझे कुछ तो लगे। ठीक है, आईटी क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था इसी पैटर्न का। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब इसको ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। मैं फिर से लिखा पूरी वर्ड्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 3y minus 4 is equals to 0 and 4y minus z plus 5 is equals to 0 and x plus 3y minus 11 is equals to 0 and 2y minus z plus 6 is equals to 0। अब उसने क्या पूछा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। लेकिन ये जो इक्वेशंस है ये दोनों आपके क्या है? प्लेन की इक्वेशन है। ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन, ये एक प्लेन की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन। तो मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है कि ये एक लाइन, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, इन दोनों प्लेन से जो बनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और इन दोनों प्लेन से बनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उन दोनों की बीच में एंगल पूछ रहे हैं। क्लियर हुआ तुम लोगों को? आया बात समझ में क्या पूछना चाह रहा था? ठीक है, तो लिख सकते हो पहले। तो क्या जाएगा आपका? ये जो प्लेन है तो मैं क्या बोल सकता हूं? DCS ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। DCS मत बोलो, इसको DCR ही बोलो, ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी? इसको प्लेन 1 मैंने बोल दिया आपका 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड माइनस 4 इज टू 0। प्लेन 2 इसको बोल दिया आपका 0 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस माइनस 1 इंटू जेड प्लस 5 इज टू 0। प्लेन 3 मैंने क्या बोल दिया आपका 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड प्लेन 4 बोल दिया आपका 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस माइनस 1 इंटू जेड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये चार आपके प्लेन बोल दिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? DCR ऑफ लाइन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच की जो DCR, तो इन दोनों से क्या जाएगी? इसकी वैल्यू क्या जाएगी? n1 क्रॉस n2 वेक्टर। तो n1 क्रॉस n2 वेक्टर, तो n1 की वैल्यू क्या जाएगी? n1 वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी? i माइनस 3j प्लस i माइनस 3j
और n2 वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4j माइनस के, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं आपके इनडायरेक्टली i माइनस 3j क्रॉस 4j माइनस के, डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर डिटरमिनेंट की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जैसे किया है वैसे ही मैं बोल सकता हूं DCR ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 3 एंड प्लेन 4, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी n3 वेक्टर क्रॉस n4 वेक्टर। तो इसके डी से निकालो, इसके डी से निकालो, दोनों के बीच का एंगल से डायरेक्टली कोसाइन फॉर्मूले से जो आप है वो निकाल लो। फटाफट आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। कुछ 90 बोल रहा है, वेरीफाई करो बाकी लोग 90 ही है क्या। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं n1 क्रॉस n2 वेक्टर, इसकी वैल्यू i j के 1 माइनस 3 0 0 4 और माइनस 1, तो क्या आ जाएगी i इंटू दिस 3 माइनस j इंटू ये छोड़ो -1 प्लस k इंटू ये छोड़ो और ये छोड़ो, आपका क्या जाएगा आपका 4, तो मतलब 3i प्लस j प्लस 4k, ये पहला जाएगा। और सिमिलरली n3 वेक्टर क्रॉस n4 वेक्टर, उसकी वैल्यू मैं पूछ लूंगा i j k, n3 के वेक्टर क्रॉस डायरेक्शन को सही है, आपके डायरेक्शन रेशियो है 1 3 0 0 2 और -1, तो क्या जाएगा i इंटू -3 माइनस j इंटू -1 प्लस k इंटू 2, तो क्या जाएगा आपका -3i प्लस j प्लस 2k। अब ये आपका क्या हो जाएगा पहला और दूसरा। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल N1 बोल देता हूँ और ये कैपिटल N2 बोल देता हूँ। तो एंगल क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल N1 डॉट N2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ N2 वेक्टर। तो क्या जाएगा 3 इंटू 3 आपका क्या जाएगा -9 प्लस 1 प्लस 8 0 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 90 डिग्री। यही आंसर, यही था सबका। किस किस का आंसर 90 जल्दी से लिखो मी। वेरी गुड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आईआईटीज में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये तो क्या था, जब एंगल निकालना था तो उस केस में तो डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन से काम चल जाएगा। लेकिन यदि कोई पूछे कि मुझे इक्वेशन निकालनी है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, तो इक्वेशन निकालनी है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर मेथड होता है। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, लिख लिया तो डन लिखो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, दो प्लेन के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बनी हुई जो लाइन होती है वो आपके क्या है अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो लिख लो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन formed by two planes is called unsymmetric form of straight line. Line of intersection formed by two planes is called unsymmetric form of straight line. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लिख लो मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म।
method of converting unsymmetric form of straight line into symmetric form. अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? लेट्स अज्यूम करो कि ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है। लेट्स अज्यूम करो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स अज्यूम करो ये प्लेन की इक्वेशन, तो मैं बोल सकता हूं लेट इक्वेशन ऑफ नॉन पैरेलल प्लेन इज a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0। थोड़ा सा लेंदी बेटर है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, पूछे जाने का चांसेस भी कम ही है क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। एंड a2x plus b2y plus c2z is plus d2 is equals to सॉरी। अब मुझे क्या निकालना है? इसकी कोई एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, उसकी क्या करनी है? सिमेट्रिक फॉर्म। मैं क्या बोल सकता हूं? रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। एक सेकंड रुको। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही? ठीक, ठीक है। तो क्या करना है, ये आपके अनसिमेट्रिक फॉर्म को सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो मैं मान लेता हूं लेट सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मैंने मान ली x माइनस अल्फा अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन c। मतलब मेरा एम क्या है, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए होगी। पहली चीज चाहिए होती है आपकी उसकी डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा आपको क्या पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपका डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं क्या बोल सकता हूं? डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो बोल सकता हूं। DCR ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय, पहला प्लेन है उसके जो वेक्टर n1 वेक्टर, और दूसरा प्लेन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपका n2 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, उससे क्या आ जाएगी? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की DCS। अच्छा, अब ये जो लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो ये चीज है x एक्सिस और y एक्सिस की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो इनडायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। स्ट्रेट लाइन आपके क्या, दो पॉइंट से पास होगी। मतलब या तो ये लाइन लाई करेगी आपकी एक प्लेन पे लाई करेगी, किसी एक प्लेन पे लाई करेगी, या तो XY प्लेन पे लाई करेगी, या YZ प्लेन पे लाई करेगी, या ZX प्लेन पे लाई करेगी। अब किसी भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक DCS और एक पॉइंट से पास होने वाला। तो पॉइंट मेरे को मानना पड़ेगा कि वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा प्लेन पे लाई करती है। या तो मैं उसको XY प्लेन में बोल सकता हूँ, या फिर YZ प्लेन पे बोल सकता हूँ, या फिर ZX प्लेन पे बोल सकता हूँ, अपनी चॉइस के हिसाब से। यूजुअली हम लोग उसको XY प्लेन में ही लेते क्योंकि 2D में लाइन अपनी बनाने की आपकी हैबिट होती है। तो मुझे क्या करना है, पॉइंट निकालना पड़ता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि दिस passes, this lies on XY plane,
तो मतलब मैं बोल सकता हूं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन इट एज, मैं मान लेता हूं आपका उस केस में कुछ भी मैं बोल देता हूं आपका अल्फा कोमा बीटा कोमा आपका क्या है जीरो। तो अब ये आपका क्या जाएगा, गामा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। अब ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, अब ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दो प्लेन पे बनी है, तो अब देखो ये दोनों जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास करेंगे, दोनों प्लेन इस पॉइंट से पास करेंगे, तो ये पॉइंट दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और दोनों प्लेन से मेरे को अल्फा और बीटा से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, चूंकि बोथ प्लेन्स, हाँ बाबू, ये कहां से कंक्लूड कर दिया कि वो लोग एक साइड लेते हैं ये लाइन? ये हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं, या तो हम एक्स वाई प्लेन पे बोलेंगे, वाई जेड प्लेन पे ले लेंगे, या जेड एक्स प्लेन पे, किसी एक प्लेन पे बोलेंगे। हम जो हमेशा एक अजम्पशन करते हैं, या तो ऑप्शन को देखो कि किस फॉर्म में दे रखा है, जेड जीरो दे रखा है, वाई जीरो दे रखा है, एक्स जीरो दे रखा है। इनकेस नहीं दे रखा तो यूजुअली जो होता है वो अपन एक्स वाई प्लेन पे ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग की जनरल इक्वेशन एक्स वाई प्लेन पे ही हम 2D के हिसाब से ही करते हैं। यस, ठीक है, मतलब वो एज्यूम्पशन लेना पड़ेगा, एक जनरल प्रोसीजर होती है, जनरल प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो बोथ प्लेन्स क्या करेंगे, पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो मतलब ये उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो मैं बोल सकता हूं आपका क्या होगा, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सोल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो। इससे मुझे क्या निकल जाएगा, अल्फा और बीटा निकल जाएगा। अल्फा बीटा निकल गया तो क्या जाएगा, अल्फा बीटा और जीरो आ गया, पॉइंट आ गया, और ये आपके क्या आ गई, उसकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं उसकी क्या कर सकता हूँ, सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, हम लोग n1 क्रॉस n2 लेने के बजाय क्या कर देते हैं, इसकी डीसीएस मान लेते हैं, इसकी डीसीएस या डीसीआर मान लेते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। मैं बोल दी लेट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की मैंने डीसीआर मैंने मान ली, आपके क्या एबीसी, एबीसी दे रखिए। अब ये एबीसी इसके परपेंडिकुलर है, एबीसी इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब a इंटू a1 प्लस b इंटू b2 प्लस c इंटू c2 इज इक्वल टू c इंटू c1 इज इक्वल टू 0, एंड ये इसके परपेंडिकुलर है, तो a इंटू a2 प्लस b इंटू b2 प्लस c इंटू c2 इज इक्वल टू आपका क्या है 0। अब दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तो प्रोपोर्शनल थ्योरम से आप डायरेक्टली उसको सोल्व करके मैं ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक मेथड 2 और बताता हूं, यदि ये नहीं करना तो यहाँ पे एक मेथड 2 और होता है। मैं ज्यूम कर देता हूं, लेट ए बी सी आर डी सी आर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आपका a1 प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, प्रोपोर्शनल थ्योरम से a अपॉन b1 b2 c1 c2 b अपॉन c1 c2 a1 a2 और c अपॉन a1 a2 और b1 b2। इस कंडीशन से मैं क्या कर सकता हूं, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। मुझे लगता है ये वाला मेथड थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है अब उससे सोल्व कर लेना आ जाएगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको क्या और बेटर आइडिया हो जाए। पहले मेथड लिख लो, जनरल मेथड है, आई नो जनरल मेथड में बस कुछ कुछ चीजें पता चलती है, क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लिख लिया तो बताओ, मैं क्वेश्चन देता हूं। डन भाई लोगों, लिखा आप लोगों ने? हाँ खुश, इस बार कोई एक प्लेन पे मानो, उसको एक्स वाई प्लेन पे मानो। तो हम तीन बार तीन अलग प्लेन पे मानेंगे तो तीन अलग इक्वेशन आएंगे। हाँ, तो तीन अलग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो एक है ना, तो उसके तीन इक्वेशन।
यार इसका आंसर मैं एक्चुअली जहां पे भी हमने देखा है, हम हर जगह पे एक्स वाई प्लेन पे ही लेके करते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, सोचो सोचो आप लोग, जो भी लॉजिक सोचो इसके पीछे। दो प्लेन्स हैं और उनके बीच में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही होती है, एक ही होती है, एग्री। तो अब वो किसी एक पॉइंट से पास करें। एक्चुअली क्या कर रहा हूं मैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की सिर्फ हम डीसीएस निकाल सकते हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसीएस निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए जो पॉइंट हम लोगों ने एज्यूम किया है, अब इसकी डीसीएस है, इस डीसीएस पे ये पॉइंट जो हमने एज्यूम किया है ना, तो पॉइंट अब ये कहीं भी हो सकती है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपकी एक्स वाई प्लेन पे भी हो सकती है, वाई जेड पे भी हो सकती है, जेड एक्स पे भी हो सकती है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि मान लो एक्स वाई प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसका इतना पार्ट एक्स वाई प्लेन पे होगा, इतना पार्ट वाई जेड पे होगा, इतना जेड एक्स पे होगा, मतलब इनडायरेक्टली प्रोजेक्शन टाइप से चीज पूछ रही है। और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका जिस फॉर्म में आपका आंसर होगा। यूजुअली हर जगह पे आप देखोगे ना, सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, हर जगह पे जेड कोऑर्डिनेट ही आपका क्या होता है, जीरो दिया होता है। जेड कोऑर्डिनेट हम लोग पॉइंट जीरो लेके ही करते हैं, हर जगह पे यही चीज होती है, हर जगह पे यही चीज होती है। क्योंकि हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जनरली लाइन जो बनाते हैं ए एक्स प्लस बी वाई उस फॉर्म में बनाते हैं, तो उस वजह से ये दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ये जीरो करो, आप ये जीरो करके भी मान सकते हो, ये जीरो मान के मान सकते हो। मतलब उस प्लेन में वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे दिखेगी, उस प्लेन में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे दिखेगी। आप देखो कैसे, ये दो प्लेन बना लो, ये दो प्लेन बना लो, तो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपकी क्या, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये बनेगी। अब ये मुझे हर प्लेन के रिस्पेक्टिव देखनी हो, हर प्लेन के रिस्पेक्टिव देखनी है, तो उसके हिसाब से होगी कि ये एक्स वाई प्लेन के हिसाब से होगी, वाई जेड प्लेन के हिसाब से कुछ अलग हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली इसका क्या प्रोजेक्शन दिखवाना चाह रहा होगा, इनडायरेक्टली इसका क्या है, प्रोजेक्शन दिखवाना चाह रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो वो प्रोजेक्शन दिखाते हैं, इक्वेशन यार देखो सिंपल है, पहली चीज ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, मतलब एक कंसेप्ट है सारी चीज में। जैसे ये लाइन है, दीवार की जो लाइन है ये है, देखो ये जो लाइन है, इसको लाइन को आप कैसे बोलोगे, आपको ये जो लाइन है किससे बनी है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक प्लेन है, एक्स प्लेन है, एक वाई प्लेन है, इन दोनों प्लेन से बनी है, तो एक्स वाई प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। ये देखो वो जो वाई और जेड है, उन दोनों प्लेन से बने, तो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। मतलब जैसे ये प्लेन मैंने एक्स प्लेन के रेस्पेक्टिव मान लिया और ये प्लेन मैंने वाई प्लेन के रेस्पेक्टिव मान लिया, तो उन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो एक्स वाई प्लेन पे रहेगी ना, तो जेड जीरो हो जाएगा। तो ये प्लेन मैं मान रहा हूं ना, दो आपके क्या नॉन कोप्लैनर प्लेन मान रहा हूं। सर हाँ लाइन एक ही होगी दो में ठीक है, हम किसी एक ही पार्ट के विशेष तो आपने बोला कि किसी कोई भी जीरो ले लो तो उसका इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा किसी को भी जीरो नहीं लेते। ऐसा करो, वैसे भी मैंने हमें बताया ना, हर जगह पे जो दिया जाता है वो यही होता है कि जेड कोऑर्डिनेट हम लोग जीरो लेते हैं, जेड कोऑर्डिनेट हम लोग जीरो लेते हैं, हर जगह ऐसा ही दिया जाता है। तो आप ये मान के चल लो कि आपका क्या एक्स वाई प्लेन के हिसाब से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ले लो उसको। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, उस हिसाब से कर रहे हो। नेसेसरी नहीं है बाबू, क्योंकि ये है, क्योंकि जो कंडीशन हम लोग लेते हैं उसमें आप देखोगे तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी प्लेन आपके क्या एक्स वाई प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर सकती है, वाई जेड प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर सकती है और जेड एक्स प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर सकती है। एक्चुअली ये है, लेकिन अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं किसी एक प्लेन के रिस्पेक्टिव। लेट्स अज्यूम करो कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस एक्स वाई प्लेन के हिसाब से आंसर दिया है। लेट अज्यूम करो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, तो उस वाई जेड प्लेन के हिसाब से आंसर दिया है। लेट्स अज्यूम करो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जेड एक्स प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, तो उस जेड एक्स प्लेन के हिसाब से आंसर दिया है। तो ये जो आंसर दे रहा हूं ना, ये आपका क्या एक्स वाई प्लेन के हिसाब से आंसर दे रहा हूं। और वैसे तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं कि आपका क्या एक्स वाई प्लेन के हिसाब से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकलवा के वाई ऑफ जेड के हिसाब से या जेड एक्स के हिसाब से किसी एक प्लेन के हिसाब से निकलवाता है। वो चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसी के हिसाब से करते हैं। इनकेस कुछ नहीं दे रखा है
तो हम जनरली एक्सवाई प्लेन के हिसाब से ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। आई थिंक अब डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा जो कंफ्यूजन था। सर हाँ कुशल। जो लाइन बनी हाँ। वो एक्स प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन पे लाइन फिर वो ही यार इतना डीप क्यों जा रहे हो इस टॉपिक में, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटी सी यार एकदम कई चीजें ऐसी होती है, स्पेसिफिकली ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ी सी ऐसी चीज है, कुछ चीजें हम लोग एजम्पशन बेस पे भी लेके चलना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को वैसे भी देखो 3D वाली चीजें हमें वैसे भी दिखती नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम एजम्पशन बेस पे लेके चल ले तो भी इतनी कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वाली बात है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो तो वैसे बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कई चीजों को आप मान के चल रहे हो, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आप एक्सेप्शन करके मान लेते हो ना, तो वैसे यहाँ पे भी मान लो कि ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि देखो हर जगह पे जो दिया होगा, हर बुक्स में दिया होगा और हर पेपर में जो भी आता है वो इसी हिसाब से आता है। तो लॉजिकली आई नो मैथ्स है, लॉजिकली हम सोच सकते हैं, लेकिन कई चीजों को हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं क्योंकि 3D में हमें चीजें दिखती नहीं है। अब वो प्लेन कैसे लिए है, क्या सारी चीजें दे रखी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो शायद मुझे लगता है ज्यादा टाइम जाएगा। तो इस वजह से ये आप मान के चल लो कि आपका क्या एक्स वाई प्लेन के हिसाब से हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ आई नो, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा वापस से। क्वेश्चन लिखो, फाइंड सिमेट्रिक फॉर्म of the equation of lines 3x plus 2y minus z is equals to 4 and 4x plus y minus 2z plus 3 is equals to 0। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे देता हूँ। क्या करोगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में मान लेता हूं, लेट सिमेट्रिक फॉर्म, लेट ए बी सी आर डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ प्लेन, इसलिए बोल सकता हूं ए एक्स पर, मतलब आपका क्या है, ए इंटू 3 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब 3a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन में बोल सकता हूं आपका 4a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। मुझे दो चीज फाइंड करनी है, पहले डीसीएस डीसीआर और दूसरा आपका क्या है पॉइंट, दूसरा आपका क्या है पॉइंट फाइंड करना है। तो इन दोनों को सोल्व करूं तो प्रोपोर्शनलिटी रूल से मैं निकाल सकता हूं a अपॉन 2 1 -1 -2 b अपॉन -1 -2 और 3 और 4 और c अपॉन 3 4 2 1। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो a अपॉन -4 और +1 आपका क्या होगा -3 इज इक्वल्स टू b अपॉन ये क्या जाएगा आपका -4 + 6, -4 + 6 आपका क्या जाएगा आपका +2 और c अपॉन 3 -1 मतलब -5। तो क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बोल सकता हूँ आपका a अपॉन 3 इज इक्वल्स टू b अपॉन -2 इज इक्वल्स टू c अपॉन 5। ये क्या जाएंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए, पहली चीज डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और दूसरा मुझे क्या चाहिए पॉइंट चाहिए होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ लेट ये अजम्पशन पे करता हूं बाबू, ये लेट दिस लाइन
passes through xy plane. Let this line passes through xy plane. सर हाँ बाबू सर मेरे को शायद पता चल गया कि हमारे सर के कुछ बताओ। सर हम जो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम्म आगे तक, हम्म तो उसमें जो ए है तो लाइन का कोई, हम्म तो वो हम तो हमें assume कर रहे हैं कि वो जो अगर फिर हम अच्छे वाले टेंस की बात करें हम्म तो डायरेक्शन को से तो लाइन कर देंगे, हम्म लेकिन वो अब हमने पॉइंट हाँ मतलब इनडायरेक्टली प्रोजेक्शन ही हो गया ना उसका अलग से। मैं भी एक रफली आसपास यही चीज मैं बोल रहा था। मतलब लाइन की इक्वेशन वही है, लेकिन वो देखने का नजरिया अलग अलग हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में। देखने का नजरिया अलग अलग हो गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना डिटेल में एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन तो वैसे भी आना है नहीं। तो मैं क्या बोलूँ, लेट इक्वेशन प्लेन पासेस थ्रू आपका क्या एक्स वाई प्लेन है, तो इसका मतलब आपका किस पॉइंट से पास करेगा, अल्फा कोमा बीटा कोमा जीरो से आपका क्या होगा, विल लाइज ऑन बोथ प्लेन्स, विल लाइज ऑन बोथ प्लेन्स। तो विल लाइज ऑन बोथ प्लेन्स का मतलब क्या आ जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपका क्या बोल सकता हूं, आपका 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4, और आपका क्या जाएगा, आपका 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब इन दोनों को क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो तो इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो क्या आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 8 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या है, -6। माइनस कर दो तो माइनस माइनस और प्लस, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका -5 अल्फा इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा, आपका 10। अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, -2। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या है, -6। तो 2 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5। तो अल्फा बीटा आ जाएगा। तो इस केस में बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो x -2 मतलब +2 अपॉन a की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू y -5 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू z -0 अपॉन 5। क्लियर है भाई लोगों। नोट हो गया, बंद लिखो। अब इसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस इक्वेशन के, इस कंसेप्ट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो लिख लो। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो एंगल वाला। अच्छा मैंने बताया फैमिली ऑफ प्लेन्स बताया था, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स बताया था, फैमिली ऑफ प्लेन्स बताया था कि नहीं बताया था, बता दिया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, होमवर्क कुछ दिए थे क्या क्वेश्चंस, मैंने करवाए थे क्या उसमें, क्वेश्चन नहीं कराए थे। उसके क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराया था, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाने का चांस हो सकता है। वो फैमिली ऑफ प्लेन्स का मैं क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैं क्वेश्चन कराया था। एक वेक्टर में ही कराया था, 3D वाला तुम खुद से कर लेना। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन of planes
आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू 1 एंड आर वेक्टर डॉट i माइनस j प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल्स टू प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। चलो क्वेश्चन नहीं गया तो कर लो क्वेश्चन। आ गया आंसर? फाइंड द प्लेन थ्रू, तो प्लेन थ्रू द प्लेन मतलब आपका क्या है, ये डायरेक्टली बन गया फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द प्लेन्स P1 vector and P2 vector is P1 vector plus lambda P2 vector is equals to आपका क्या जाए 0। तो मैं बोल सकता हूं R डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 1 प्लस लैम्बडा R डॉट i माइनस j प्लस 4 इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा आपका 0। करो इससे, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या कर देता हूं, आर वेक्टर के साथ में लिख देता हूं आई के कंपोनेंट। तो क्या जाएगा इनडायरेक्टली आर वेक्टर डॉट, ये क्या जाएगा आपका 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस -3 माइनस लेमडा जे कैप प्लस 4 के कैप। और ये उधर क्या जाएगा, इधर मैं बोल सकता हूं ये बन जाएगा आपका 4 लेमडा, ये 1 माइनस 4 लेमडा बन जाएगा। ये आपके क्या जाएगा नॉर्मल की इक्वेशन, ये आपके क्या है प्लेन की इक्वेशन होगी, फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन। अब ये क्या दे रखा है आपका, चूंकि दिस प्लेन is perpendicular to r dot 2i minus j plus k plus 8। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब आपका 2 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस -3 माइनस लेमडा
इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1 इजिकल्स टू क्या होगा आपका 0। सोल्व किया, लैम्बडा की वैल्यू क्या है जल्दी से बता दो, लैम्बडा की वैल्यू क्या है जल्दी से बता दो मेरे को। सोल्व करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी -11/3। तो लैम्बडा की वैल्यू इसमें रख दूंगा, तो लैम्बडा की वैल्यू रख दूंगा तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन रख देना। क्या ये आंसर मैं लिख देता हूं आपका 5x। अच्छा ये आपने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आर वेक्टर मेरे पास आंसर में लिख देता हूं, आर वेक्टर -5i प्लस 2j प्लस 12k इजिकल्स टू 47। ये आंसर है, वेरीफाई कर लो। हाँ कुशल, प्लेन को ये लिखे तो हम तो a plus b plus c फिर आई क्या करते हैं बढ़िया। तो दोनों प्लेन के लिए अलग अलग नहीं होगा, दोनों बेस में दोनों प्लेन के लिए अलग अलग नहीं होगा। नहीं, आर तो बेटा डिनोट करने का तरीका है ना, आर तो एक्स आई वाई जेड जेड एक्स है, वो आर तो बस डिनोट करने के लिए यूज होता है ना। वो a plus फिर क्या आई क्या प्लस b आई प्लस वो देखो अलग है तो फाइनल प्लेन की इक्वेशन को अलग अलग नहीं, देखो देखो ये कैसे बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y प्लस 4z इजिकल्स टू 1। ये बनेगी आपकी x माइनस वाई प्लस 4 इजिकल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, तो r तो डिनोट करता है सिर्फ x y z को, r तो डिनोट करता है x y z को। अच्छा ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क, होमवर्क में अलग अलग फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू line through the line x plus y plus z plus 3 equals to 0 and 2x minus y plus 3z plus 1 is equals to 0 and parallel to the line x upon 1 is equals to y upon 2 is equals to z upon 3 is। कर लेना, ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। एक अनसिमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन और दे देता हूं मैं, एक अनसिमेट्रिक फॉर्म का भी एग्जांपल दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। रिड्यूस इन सिमेट्रिकल फॉर्म द equation of the line of intersections of two planes x minus y plus 2z is equals to 5 and 3x plus y plus z is equals to 6। ये सब लाइन और प्लेन के, आज जो चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे आप लिख लेना लाइन और प्लेन हेडिंग, उसी के हिसाब से ही कर रहे क्योंकि लाइन और प्लेन अब मिक्स ही है सारा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिख लिया, डन लिखो, मैं नेक्स्ट टॉपिक देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक लिख लिया बच्चों, नेक्स्ट लिखो एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन।
एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, अब देखो, लेट्स अज्यूम करो कि ये एक प्लेन है। अच्छा नहीं बना, एक प्लेन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके नॉर्मल के अलोंग दी जाती है। लेट्स अज्यूम करो एक लाइन है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स अज्यूम करो ये जो लाइन है, ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे किसी पॉइंट पे, किसी एंगल थीटा पे इंटरसेक्ट करती है। लेट्स अज्यूम करो ये लाइन है, थीटा पे करता है। लेट्स अज्यूम करो जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये लाइन है, उसको क्या करती है, किसी एंगल थीटा पे इंटरसेक्ट करती है, ऐसा वाला पॉइंट होगा। तो उनके बीच का जो एंगल होगा, उनके बीच का एंगल, देखो लाइन है, लेट्स अज्यूम करो प्लेन है और ये लाइन ऐसी मान लेता हूँ, ये प्लेन में एक्सट्रा प्लेन मान लेता हूँ और लाइन ऐसी। तो ये एंगल मान लो थीटा एंगल दे रखा है, ये एंगल मान लो थीटा दे रखा है। तो लाइन प्लेन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो बताता है उसका नॉर्मल। तो एक्चुअल एंगल कौन सा होगा, नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल होगा। तो नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या करूं, उस पॉइंट पे क्या खींच देता हूं, आपका नॉर्मल खींच देता हूं। तो ये क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, उन दोनों लाइन और प्लेन के बीच का क्या हो जाएगा, आपका एंगल हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैंने मान ली आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन them is given by cos, अब एंगल क्या जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा आपका b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। और इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। थोड़ा सा इसमें अलग होता है क्योंकि हर जगह पे cos होता है, यहाँ पे आपका क्या है साइन हो जाता है। 90 माइनस थीटा क्यों लिया है, 90 माइनस थीटा क्यों लिया है, उसके पीछे लॉजिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ए प्लेन इज गिवन बाय इट्स नॉर्मल वेक्टर which is perpendicular to plane। तो ये एक्चुअली थीटा होगा तो उसका परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर उसके होगा, तो ये 90 माइनस थीटा क्या होगा, एक्चुअल एंगल हो जाएगा। क्लियर, लिखो फटाफट से। ये तो किस फॉर्म में थी, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। लेट्स अज्यूम करो, लेट कार्टेशियन फॉर्म में, लेट अज्यूम करो, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ax plus by plus cz plus d is equals to 0 and equation of line x minus x1 upon l is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n। a1 a2 a3 लिख लो, lmn ले लो। lmn क्या है यहाँ पे आपके dcr है, dcs नहीं है, dcr है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लिख लो फटाफट से।
डन, डन भाई लोगों। ठीक है, अब इसमें एक दो नई चीजें आएंगी, एक दो नई चीजें थोड़ी सी। पहले वही कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर। थोड़ा उल्टा हो जाएगा रिजल्ट, कंडीशन ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर उल्टा हो जाएगा रिजल्ट, याद रखना क्योंकि साइन थीटा होता है ना, तो रिजल्ट सारा उल्टा हो जाता है। तो लिखो नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अब बताओ ये जो लाइन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर कब होगी? जब ऐसी होगी, तो मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन भी ऐसा ही होगा, डायरेक्शन कोसाइन प्लेन का, और लाइन भी ऐसी है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे आपके पैरेलल टाइप वाला कंसिडर कर सकता हूं। तो कंडीशन में बोलूंगा इफ लाइन, मैं क्या बोल सकता हूं, x माइनस x1 अपॉन, एक काम करो अल्फा बीटा गामा से ले लो, अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन गामा। एलिमेंट से इतनी कंफ्यूज होते हैं इसलिए अल्फा बीटा गामा से ले लिया मैंने। इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, a अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन गामा। दूसरी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब ये जो लाइन है ये प्लेन के पैरेलल कब होगी, ये लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगी, जब लाइन ऐसी होगी, मतलब नॉर्मल क्या है, क्लियरली उसके परपेंडिकुलर होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब मैं इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन a इंटू एल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इंटू गामा इज इक्वल टू 0। तो इसी चीज से एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं, क्या ये लाइन पैरेलल है तो कंटेन करने वाली लाइन के केस में भी ये पहली कंडीशन हो सकती है, क्या कोई भी लाइन प्लेन को, कोई भी प्लेन लाइन को कंटेन करेगा, तो क्या इस केस में भी कंडीशन होगी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये कंडीशन सफिशिएंट है, ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि पहली चीज तो होगी ये पैरेलल, ये पैरेलल और कंटेन करने वाला दोनों है, लेकिन सफिशिएंट कब होगी, जब उस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा तब जाके बनेगी। तो ये सफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक कंडीशन है, दो कंडीशन होती है, एक पहली कंडीशन है। तो लिख लो नेक्स्ट टॉपिक थर्ड, थर्ड पॉइंट, if the line r vector is equals to a vector plus lambda b vector is equals to, and line lies in plane r vector dot n vector is equals to d, if the line lies in the plane then, पहली चीज तो क्या होगी, ये जो लाइन है ये इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं पहली कंडीशन तो क्या बोल सकता हूं, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को आपका क्या है सेटिस्फाई करेगा, या फिर उल्टा भी बोल सकता हूं, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों आप जैसा कर सकते हो। तो बेटर कौन सा, लाइन का कोई भी पॉइंट, क्योंकि लाइन का पॉइंट, वो लाइन लाई करेगी तो लाइन का हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलूंगा आपका, एवरी पॉइंट लाइज ऑन लाइन will satisfy
इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब आर की जगह में क्या रख देता हूं, ए, तो क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपका टी। तो ये दो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, ये दो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ये तो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में यूजुअली हम कभी करते नहीं, हम करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में मुझे करनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइन ऐसी बोल दी आपकी x माइनस एक्स वन अपॉन एल्फा इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन गामा, और प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या करे आपका, इफ लाइन लाइज इन ए प्लेन, लाइन लाइज इन ए प्लेन इफ, पहली कंडीशन तो क्या होगी आपकी, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका जीरो। और दूसरी कंडीशन, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं बोल सकता हूं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब वो लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगी। आई समझ में? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया भाई लोगों? डन लिखो। क्वेश्चन करते हो, चार क्वेश्चन करते हैं। पहले एंगल के दो क्वेश्चन, एक वेक्टर फॉर्म से, एक कार्टेशियन। कार्टेशियन से बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर का मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, कार्टेशियन खुद से कर लेना होमवर्क। और लाइन कंटेनिंग प्लेन के क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, पैरेलल लाइन की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस, वो आएगी। किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस पैरेलल टू अनदर प्लेन, किसी भी प्लेन की पॉइंट से डिस्टेंस पैरेलल टू अनदर लाइन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन और आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अभी कर लो फटाफट, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस के प्लस लेमड़ा आई माइनस जे प्लस के एंड द प्लेन आर वेक्टर डॉट टू आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 4।
आंसर बताओ बच्चों, काफी टाइम ले लिया। कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स कहाँ से? अच्छा कॉस में वैसे निकाल दिया, साइन इनवर्स में होगा, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या जाएगा इसकी वैल्यू? बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो बी डॉट एन तो मतलब ये आपका क्या बन जाएगा आपका 2 + 1 और +1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब क्या जाएगा आपका √3 और ये कितना हो जाएगा आपका √6। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4/3 इंटू √2। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू बोल सकता हूं आपका 2√2/3। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3। किस फॉर्म में दे रखा है वैसे आप निकाल लेना, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है। अब इसकी वजह से ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें कुछ करवाना था नहीं होमवर्क, बस होमवर्क इसलिए कि फॉर्मूला याद हो जाए। सॉरी, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x + 1/3 is equals to y - 1/2 is equals to z - 2/4 and plane 2x + y - 3z + 4 is equals to 0। ये कर लोगे? थर्ड क्वेश्चन अभी करो। Equation of plane passing through point 2 - 1 - 3 and parallel to the lines x - 1/3 is equals to y + 2/2 is equals to z/-4 and x/2 is equals to y - 1/-3 is equals to z - 2/2 is equation of lines, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन और इन निकालो। क्या करोगे, इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन है, तो मैं क्या बोल देता हूं, लेट इक्वेशन लेट DCR ऑफ प्लेन इज ABC। तो मैं बोल सकता हूं देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 - 1 - 3 is, इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए पॉइंट फॉर्म में a x - x1 + b y - y1 + c z - z1। तो a x - 2 + b y + 1 + c
जेड प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो इनडायरेक्टली इसकी इक्वेशन में बोलूंगा तो क्या आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड -2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब क्या दे रखा है, चूंकि दिस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन x -1/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z -4। तो याद करो अभी मैंने बताई थी कि लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगा, लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगा, कब होगा, जब ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। मतलब मैं बोल सकता हूं आपका a इंटू 3 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू -4 इज इक्वल टू 0। मतलब 3a प्लस 2b -4c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली दिस प्लेन इज लाइन, तीसरी लाइन दे रखी है आपकी x/2 इज इक्वल टू y -1/-3 इज इक्वल टू z -2/2। इसका मतलब क्या जाएगा आपका 2a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो क्या करते हैं उनकी प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल वैल्यू ही तो क्या होती है आपकी डायरेक्शन रेशियो जो होती है। तो दो इक्वेशन तीन वेरिएबल को लगा देता हूं आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मैं बोल सकता हूं a अपॉन उसकी वैल्यू मैं बोलूंगा आपका 2 -3 -4 और 2 इज इक्वल टू b अपॉन का मतलब आपका क्या जाएगा आपका -4 2 और a का कोएफिशिएंट आपका 3 और 2 और c अपॉन क्या जाएगा आपका 3 2 और 2 और -3। सोल्व करूंगा तो a अपॉन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 -12। तो आपकी क्या जाएगी आपकी 4 -12 मतलब आपका क्या होगा -8 इज इक्वल टू b अपॉन -8 -6। तो क्या जाएगा b अपॉन -14 और c अपॉन ये क्या जाएगा आपका 9 और -9 और -4 तो -13। तो बोल सकता हूँ a अपॉन 8 इज इक्वल टू b अपॉन 14 इज इक्वल टू c अपॉन 13। ये a b c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, उससे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कि यही आंसर आ रहा है सबका कि यही आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर लिख दो, फाइनल आंसर लिख दो। मेरे पास है आंसर, मैं भी लिख देता हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर है, मैं लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका प्लेन 8x प्लस 14y प्लस 13z प्लस 37 इज इक्वल टू 0। यही है, वेरीफाई करो, यही इक्वेशन है क्या 8x प्लस 14y प्लस 13z इज इक्वल टू 0। हाँ ना बोलो, नहीं बोलो। अरे यही क्या, वेरीफाई करो। एक क्वेश्चन और कर लो। ये आ गया सर, बी का शायद आपने गलत किया है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आंसर यही है। एक क्वेश्चन और कर लो। ये क्या था आपका, एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन और दो लाइन के पैरेलल प्लेन। मतलब ये जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम्स में आए थे और आगे भी एग्जाम्स में ऐसे ही मिलेंगे।
इनफैक्ट याद भी कर सकते हो ये सारी चीजें कि ऐसे ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं सारे सारे। थ्री में कुछ ऐसा नया क्वेश्चन नहीं बना सकता, जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और करो। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन x minus 1/5 is equals to y plus 2/6 is equals to z minus 3/4 and the point 4,3,7। मतलब इस लाइन और इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालो। शायद एग्जाम में तुम्हारा ऐसा ही क्वेश्चन था ना, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन था ना, एग्जाम में शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था ना इस बार। तो आंसर बच्चों, फोर एक्स माइनस 8y प्लस 7z माइनस 41 बिल्कुल सही है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। पहली चीज, इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन और देन वो प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है, या फिर डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि ये लाइन प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसी से मैं इन पॉइंट से पास होने वाले निकाल सकता हूँ। जैसा भी आपको करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पर बेटर मैंने जैसे कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से आप कर लो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 4,3,7। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपका एक्स माइनस 4 प्लस बी वाई माइनस 3 प्लस सी जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बोल दूं, क्योंकि दिस कंटेन्स लाइन x माइनस 1/5 इज इक्वल टू y प्लस 2/6 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। इसका मतलब लाइन को कंटेन करने वाली कंडीशन क्या होती है आपकी,
पैरेलल वाली चीजें, तो मैं बोल सकता हूँ आपका 5a प्लस 6b प्लस 4c इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 0, इक्वेशन 2। और तीसरी कंडीशन था इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट ऑन लाइन मैंने बोल दूं तो 1 - 2 और 3 ये पॉइंट है, विल सेटिस्फाई प्लेन। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट इसमें रख दो। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन 1 से मैं बोलूंगा तो a इंटू 1 - 4 प्लस b इंटू -2 - 3 प्लस c इंटू 3 - 7 जेड है इक्वल्स टू 0। तो मैं बोल सकता हूं -a 3a और -5b -4c इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। तो इसको मैं रख सकता हूं 3a प्लस 5b प्लस 4c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो उनसे आपका क्या है, डीसीएस निकाल सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका सिंप्लीफाई करूं a/6 5 4 4 b/4 4 5 3 और c/5 3 6 5। ये कितना होगा आपका 24 - 5 मतलब a/4 इज टू b/12 - 20 - 8 और c/, ये कितना हो जाएगा 25 - 18 मतलब आपका क्या जाएगा 7। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल दो। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक ही रख देता हूं आपका 4x - 4 प्लस b का मतलब 8 - 8 y - 3 प्लस c की वैल्यू रख देता हूं 7 z - 7 इज टू 0। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये 4x - 8y प्लस 7z, इसकी इक्वेशन 4x - 8y प्लस 7z और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 41 -41 प्लस 41 प्लस 41 इज इक्वल्स टू 41। चलो वेरीफाई कर दो, सबका ये आंसर है, ठीक है, गुड। ठीक है, टाइम हो गया है। कल का लेक्चर और मैं ले लेता हूं 3D के लिए, कल का लेक्चर मैं और ले लेता हूं 3D के लिए। तो उसमें मैं प्लेन और लाइन पे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा दूंगा और आधा घंटा 40 मिनट के आसपास स्पेयर करवा दूंगा। ठीक है, वैसे खत्म हो चुका है, आप डे 6 कर सकते हो, लेकिन डे 6 में अभी सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस अभी रह जाएंगे। चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर अपना खत्म हो गया है। चलो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।